वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रियंका एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए हम लोग जीएस फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे थे। अभी सारे टेस्ट कंप्लीट नहीं हुए हैं तो फिर सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। बीच में थोड़ा सा आपका गैप हुआ है। तो आज जो टेस्ट नंबर है वो 20 है। 19 सेट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस ऐड हैं, उनको देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है। और आपके एग्जाम तक ऐसे ही टेस्ट चलते रहेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए सारे टेस्ट डिजाइन किए गए हैं। वैसे ही क्वेश्चंस हैं तो आप पूरे क्वेश्चंस को देखिए। जहाँ भी डाउट लग रहा है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो चीज़ें आपको लर्न नहीं है, क्वेश्चन से आपको पता लग रही है, उनको क्या करिए, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में प्रिपेयर करिए और रिवाइज कर लीजिए। जब दूसरी बार वीडियो देखिए तो स्पीड बढ़ा करके देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। और ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, जिससे आपको नए नए अपडेट भी पता चलते रहेंगे। और अभी कभी तो 20%, 30%, 50% ऐसे डिस्काउंट आते रहते हैं। तो जो भी कोर्स आप लेना चाहते हैं, जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं, उसको आप परचेज कर सकते हैं। चलिए बिना देर की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला कथन देखिए, गया ताम्रपत्र अभिलेख में समुद्रगुप्त का उल्लेख किया गया है। सेकेंड है, जौनपुर प्रस्तर अभिलेख का संबंध ईश्वर वर्मन से है। थर्ड है, महिला शासक रुद्रमा देवी का संबंध राष्ट्रकूट राजवंश से है। फोर्थ है, वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका ईरानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो करेक्ट दिए गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने, इनको देख करके सही उत्तर का चयन करें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा और चौथा गलत है। महिला शासक थी रुद्रमा देवी, इनका संबंध था काकतीय राजवंश से, ना कि राष्ट्रकूट राजवंश से, तो इसलिए गलत हो जाएगा। और वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका ये यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित थी, ना कि ईरानी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है, कल्हड़ द्वारा लिखित राजतरंगिणी को तरंग नामक 8 पुस्तकों में विभाजित किया गया था। सेकंड है, महान जैन विद्वान हेमचंद्र कुमारपाल की सभा को अलंकृत करते थे। थर्ड है, लक्ष्मण संवत की शुरुआत सेन राजवंश द्वारा की गई थी। और फोर्थ है, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजकभुक्ति था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात सारे के सारे कथन सही दिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, पढ़ के बताना रहेगा आपको। पहला कथन है, प्रबंध चिंतामणि नामक पुस्तक 14वीं शताब्दी के राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में विवरण देती है। सेकंड, ईशान वर्मन का हरहा पत्थर शिलालेख मौखरियों के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण अभिलेखों में से एक है। थर्ड है, पुलल्लुर का युद्ध ये जो हुआ था ये लगभग 618 से 619 ईस्वी में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम के बीच हुआ था। इनमें से कौन से विकल्प सही होंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अर्थात तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अब गलत अर्थात इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इसमें पहला कथन है, प्रवर सेन द्वितीय ने महाराष्ट्री प्राकृत में सेतुबंध की रचना की थी तथा इस ग्रंथ में भगवान राम की लंका विजय का विवरण दिया गया है। बी, ये 6ठी शताब्दी के महान आयुर्वेदाचार्य भद्रबाहु की प्रसिद्ध रचनाएं अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदयम है। सी है, क्षुद्रकों का उल्लेख पहली बार पाणिनि के गणपथ में मिला था। डी, एक चीनी यात्री फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान 5वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी गलत है। ये जो अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदयम है ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं वाग्भट्ट की, ना कि भद्रबाहु की। फिफ्थ क्वेश्चन में इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला है, श्री क्षेत्र सवर्ण बेलगोला का इतिहास 1200 वर्ष से अधिक पुराना है और यह दक्षिण जैन काशी के रूप में प्रतिष्ठित है। बी, नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा मामल्लपुरम नगर की स्थापना की गई थी। सी है, बुद्ध घोष द्वारा प्राकृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ विशुद्धि मग्ग है। और डी है, गहड़वाला शासकों ने कई विचित्र प्रकार के कर लगाए थे जिनमें से एक था जलकर। बताइए कौन सा कथन इनमें से गलत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुद्ध घोष द्वारा पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ विशुद्धि मग्ग है, ना कि प्राकृत भाषा में। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला कथन है, सातवाहन काल में प्राकृत भाषा का प्रयोग राजभाषा के रूप में किया जाता था।
सेकंड है ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। थर्ड है सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु, चेनाब और झेलम नदियों के तट पर बसी थी। फोर्थ है उत्तर प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था या रुद्रदामन के जूनागढ़ के शिलालेख से प्रमाणित होता है। बताना है कौन से इसमें से विकल्प सही होंगे। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मतलब फोर्थ स्टेटमेंट छोड़ करके बाकी सारे कथन सही हैं। अब इसमें क्या गलत है वो भी देख लीजिए। तो ये जो उत्तर प्रदेश दिया गया है ये गलत हो जाएगा। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था और यह रुद्रदामन के जूनागढ़ के शिलालेख से प्रमाणित होता है, ना कि यहाँ पर। 7वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला कथन है प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। सेकंड है भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण अशोक ने करवाया था। थर्ड है अशोक के धार्मिक शिलालेखों में से केवल 2 अर्थात सन्नति और मनसेहरा शिलालेख खरोष्ठी लिपि में है। फोर्थ है मौर्य वंश के शासकों के सीरिया और मिस्र से राजनीतिक संबंध थे। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं इनको देख करके आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है जो अशोक के बारे में दिया गया है। इसमें आपको याद ये रखना है सहबाजगढ़ी और मनसेहरा, इन 2 को याद रखना है। ये खरोष्ठी लिपि में है, ना कि सन्नति वाला। 8th क्वेश्चन में देखिए सुदर्शन झील की मरम्मत या जीर्णोद्धार शक शासक रुद्रदामन प्रथम द्वारा 105 ईस्वी के आसपास बंधुआ मजदूरी के उपयोग के बिना किया गया था। सेकंड है पुराणों में इक्ष्वाकु राजवंश के शासकों को श्री पर्वतीय कहा गया है। थर्ड है मौर्य काल में एग्रोनोमोई जो नामक अधिकारी था वो सड़क निर्माण से संबंधित था। फोर्थ है कानपुर नगर जिले में भीतरगांव मंदिर का निर्माण गुप्त साम्राज्य के दौरान 5वीं शताब्दी ईस्वी और 6ठी शताब्दी ईस्वी के बीच किया गया था। इसमें से ऑप्शन देख के आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या प्रॉब्लम है वो भी देख लीजिए। सुदर्शन झील जो दी गई है इसका मरम्मत या फिर जीर्णोद्धार शक शासक ने कराया था, सही है, 150 ईस्वी में कराया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो 105 ईस्वी है ये गलत है। इसके आसपास कराया गया था और बंधुआ मजदूरी के बिना कराया गया था, बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 9th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुने। पहले सारे स्टेटमेंट देख लीजिए। पहला है परम सौगात की उपाधि हर्षवर्धन द्वारा अपनाई गई थी। बी थानेश्वर की पुष्यभूति राजवंश में सबसे प्रसिद्ध हर्षवर्धन था। सी है मोगल राजपुरम की पेंटिंग्स विष्णु कुंडिना राजवंश से संबंधित हैं। और डी है अल-मसूदी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मुरूजुल ज़हाब में प्रतिहार राजा को अलजुंज मिहिर भोज को बौर कहा है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये गलत है। परम सौगत की जो उपाधि है ये राज्यवर्धन द्वारा अपनाई गई थी, जो कि प्रभाकर वर्धन के सबसे बड़े पुत्र और पुष्यभूति राजवंश के सदस्य थे। हर्ष के मधुवन और बांस खेड़ा शिलालेखों में राजवर्धन का उल्लेख परम सौगत के रूप में किया गया है। 10th क्वेश्चन में देखिए गलत विकल्प चुनना है। पहला है ऑप्शन तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर 1010 ईस्वी में चोल शासक राजराज प्रथम द्वारा बनवाया गया था। बी अल-मसूदी का एक बगदाद का यात्री था, अर्थात अल-मसूदी एक बगदाद का यात्री था जिसे इतिहास विशेषज्ञ होने के कारण अरब का हेरोडोटस कहा जाता है। अल-मसूदी प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम के समय भारत आया था। सी है अरब यात्री अल-मसूदी ने राष्ट्रकूट के महत्व का विस्तार से वर्णन किया है। डी है रामायण का कन्नड़ भाषा में अनुवाद करने वाले लेखक कंबन को कुलोत्तुंग प्रथम ने आश्रय दिया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनकरेक्ट है। ये जो रामायण है इसका तमिल भाषा में अनुवाद करने वाले थे कंबन। ठीक है, इनको इसने आश्रय दिया था तो कुलोत्तुंगा प्रथम ने। 11th क्वेश्चन में देखिए सही विकल्प चुनना। पहला इतलाक प्रथा का प्रारंभ फिरोज शाह तुगलक ने किया था। सेकंड है लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने खाद्यान्न से जकात नामक कर हटा लिया था। थर्ड है फ़क्रे मुदब्बिर ने इल्तुतमिश के सम्मान में अपनी रचना अदब उल हर्ब व सुजात लिखी थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं। 12th क्वेश्चन देखिए सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करते समय फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहला काम सिंध से दिल्ली के रास्ते में पड़ने वाली मस्जिदों
दरगाहों और खानकाहों को उदार धार्मिक अनुदान देना था। सेकंड है, मोहम्मद बिन तुगलक ने मलिक मकबूल को खाने जहां मकबूल की उपाधि देकर अपना वजीर नियुक्त किया था। थर्ड है, पीएन चोपड़ा के अनुसार दिल्ली सल्तनत की प्रकृति धर्म केंद्रित थी। फोर्थ है, अलाई दरवाज़ा या कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का दक्षिण प्रवेश द्वार था जिसे गियासुद्दीन बलबन ने बनवाया था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा और चौथा गलत है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं, यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक होना चाहिए था। इन्होंने मलिक मकबूल को खाने जहाँ की उपाधि देकर अपना वजीर बनाया था। फोर्थ स्टेटमेंट में क्या है, देखिए, अलाई दरवाज़ा या कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का दक्षिण प्रवेश द्वार था और इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ना कि गियासुद्दीन बलबन ने। 13वां प्रश्न है, पहला कथन देखिए, फिर सही उत्तर चुनिए। पहला है, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान गैर मुसलमानों पर खराज भूमि कर का 1/3 या फिर आधा भाग वसूला जाता था। सेकेंड है, मकबरों का अष्टकोणीय आकार मध्यकालीन भारत के लोधी राजवंश की विशेषता थी। थर्ड है, सिकंदर लोधी का मकबरा भारत में निर्मित पहली इमारत थी जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 14th क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। पहला कथन है, 11वीं शताब्दी में अल-बरूनी ने पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया था। सेकंड है, मंगोल आक्रमणकारी तर्माशिरीन ने 1327 से 28 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था। थर्ड, जलालुद्दीन खिलजी ने एक व्यय विभाग का निर्माण किया था जिसको दीवाने वक्फ कहा जाता था। सारे स्टेटमेंट देख करके ये ऑप्शंस आपके सामने, बताइए कौन सा कथन सही होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्थात तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें। पहले सारे विकल्प देखिए। पहला है, गुलबर्गा की जामा मस्जिद का निर्माण 14वीं शताब्दी ईस्वी में बहमनी शासक सुल्तान फिरोज शाह के शासनकाल के दौरान किया गया था। सेकंड है, लोधी शासक सिकंदर लोधी के समय में आयुर्वेद से संबंधित पुस्तक थी मादेन उस शिफा तिब्बे सिकंदर शाही, इसकी रचना की थी। सी है, इल्तुतमिश ने दिल्ली को न केवल भारत में तुर्की साम्राज्य का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र बनाया था बल्कि अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र बनाया था। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, अल-बरूनी ने तारीख फिरोज शाही में सुल्तान फिरोज शाह का वर्णन करते हुए कहा कि जब वह गद्दी पर बैठा तो हिंदू और मुसलमानों के दिलों को राहत मिली थी। बताइए इनमें से कौन सा कथन गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये गलत है। तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था तारीख फिरोज शाही, इसमें सुल्तान फिरोज शाह का वर्णन उन्होंने किया कि जब वह गद्दी पर बैठा तो हिंदू और मुसलमानों के दिलों को राहत मिली थी। उन्होंने ये भी लिखा कि वर्ष 1357 तक खूत और मुकद्दम अमीर हो गए थे और उनके पास असंख्य घोड़े और मवेशी भी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, बारदोली में किसान आंदोलन, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में वापसी, इन सभी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे। सबसे पहले देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ, ठीक है। फिर खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है 1919 में, और ये असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1921 में। बारदोली में किसान आंदोलन हुआ था 1928 में, और महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी हुई थी 1915 में। तो सबसे पहले महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी, फोर्थ जिसमें पहले उसको देखेंगे हम लोग, तो इन दो में है, बाकी ऑप्शंस हट गए। उसके बाद क्या हुआ था, फिर देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, तो उसको देखते वो हुआ 1919 में। उसके बाद होता है, ठीक है, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इनको याद रखिएगा। और उसके बाद बारदोली में किसान आंदोलन। राइट आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगले प्रश्न में फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। कांग्रेस मंत्रिमंडलों का इस्तीफा, दांडी मार्च, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। तो देखिए, जो ये कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा था, इसको याद कर लीजिए, ठीक है, ये हुआ 1939 में। दांडी मार्च मार्च से अप्रैल तक रहती, ठीक है, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930, तो मैं 1930 लिख दे रही हूँ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, इसको याद रखिए, 1931 में शुरू हुआ, दिसंबर 1931 में।
और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 में 1942 में। तो राइट आंसर होगा 2314। 2314 राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 18th क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है 11 अगस्त 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान की संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। सेकंड है मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का ऐलान 16 अगस्त 1946 को किया गया था। थर्ड है ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में 26 जुलाई 1945 में आई थी। फोर्थ है केंद्र में अंतिम सरकार के गठन का प्रस्ताव कैबिनेट मिशन द्वारा 16 जून 1946 को प्रस्तुत किया गया था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही होंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मतलब सारे ही कथन सही हैं। 19th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुने। पहला है 1858 के वुड्स डिस्पैच के आधार पर 1857 में बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। बी है सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 को की गई थी। सी है ब्रिटिश भारत 1911 में कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। डी सिपाही विद्रोह 20 से 27 मई 1857 को अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी और एटा में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो वुड्स डिस्पैच है ये 1854 में आया था, 1854 में, ना कि 1858। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन 1851 में पुणे में बालिका विद्यालय की स्थापना की गई थी ज्योतिबा फुले द्वारा। सेकंड 1905 में बम्बई में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और थर्ड 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा। फोर्थ 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट यहाँ पर सारे पेयर्स करेक्ट हैं। 21st क्वेश्चन में देखिए, पहला है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। सेकंड है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना महात्मा गांधी ने की। थर्ड है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा। फोर्थ है नौजवान भारत सभा भगत सिंह, छबील दास और यशपाल। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी 1924 में भीमराव अंबेडकर के द्वारा। बाकी सारे करेक्ट हैं। 22nd क्वेश्चन में देखिए, पहला कथन है रहनुमाई मजदायसन सभा को धार्मिक सुधार संघ के नाम से भी जाना जाता है। और सेकंड है रहनुमाई मजदायसन सभा की स्थापना 1853 में हुई थी। थर्ड है दादा भाई नौरोजी, नौरोजी फरदौन जी, एस बंगाली और JB वाचा ने मिलकर रहनुमाई मजदायसन सभा की स्थापना की थी। इनमें से कौन से ऑप्शन हैं जो करेक्ट होंगे? वो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है, क्योंकि रहनुमाई मजदायसन सभा की स्थापना हुई थी 1851 में। 23rd क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले सारे कथन देखिए। पहला, देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। सेकंड है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में MG रानाडे और रघुनाथ राव ने मुंबई में की थी। थर्ड है शारदा सदन की स्थापना 1889 में पंडिता रमाबाई ने की थी। और फोर्थ है रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने वेल्लूर कर्नाटक में की थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, देख करके बताइए कौन से करेक्ट होंगे स्टेटमेंट। राइट आंसर ऑप्शन डी। 24th क्वेश्चन है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है आर्य समाज, सोशल सर्विस लीग, तत्वबोधनी सभा और धर्म सभा। इन ऑप्शंस को देख करके मैच करेंगे। सबसे पहले आर्य समाज देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना की थी 1875 में बम्बई में। सोशल सर्विस लीग की स्थापना हुई थी 1911 में, ठीक है, ये की थी श्री नारायण मल्हार जोशी ने बम्बई में। तत्वबोधनी सभा की स्थापना हुई थी 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा कलकत्ता में। धर्म सभा की स्थापना हुई थी 1829 में कलकत्ता में राधाकांत देव के द्वारा। 4312 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट है। 25th क्वेश्चन देखिए, पहला परोपकारिणी सभा की स्थापना 1880 में मेरठ शहर में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। सेकंड है स्वदेश सेवक होम की स्थापना 1911 में वैंकूवर शहर में गुरुदत्त कुमार द्वारा की गई थी। थर्ड स्टेटमेंट है आत्मीय सभा की स्थापना 1811 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 26th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुने। पहला बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में। सेकंड है लाहौर षड्यंत्र के 60 अप्रैल 1927।
सी, ये कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ 1907 में और होम रूल आंदोलन शुरू हुआ 1916 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गलत दिया गया, लाहौर षड्यंत्र केस, जिसकी डेट है 8 अप्रैल 1929, ना कि 1927। 27 क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। पहला विस्फोट पदार्थ अधिनियम, सेकंड है अवध लगान संशोधन अधिनियम, थर्ड है दक्कन कृषक राहत अधिनियम, फोर्थ है पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम। इसका देखिए राइट आंसर क्या हो। सबसे पहले विस्फोटक पदार्थ अधिनियम आया 1908 में, अवध लगान संशोधन अधिनियम 1879, माफ कीजिएगा ये हो जाएगा 1921 अवध के साथ। दक्कन कृषक राहत अधिनियम आया था 1879 में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम ये आया 1900 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3412। अगले प्रश्न में मिलान करना, सूची 1 को सूची 2 से एक एक करके देखते हैं और उनको मैच करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले गोलमुरी टिन प्लेट हड़ताल, ये हुई थी 1929 में। महान भारतीय प्रायद्वीपीय रेलवे हड़ताल 1930 में। असम बंगाल रेलवे हड़ताल ये हुई थी 1921 में। और अहमदाबाद कपड़ा हड़ताल ये हुई थी 1918 में। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 29 क्वेश्चन है, सर कॉलिन कैंपबेल स्कॉट मॉनक्रीफ ये किस आयोग के अध्यक्ष थे? 1899 में गठित अकाल आयोग के, 1901 में गठित रेलवे आयोग, 1901 में गठित सिंचाई आयोग, या फिर 1902 में गठित विश्वविद्यालय आयोग के? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1901 में गठित हुई थी, सिंचाई आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है, सर कॉलिन कैंपबेल स्कॉट मॉनक्रीफ। जो अकाल आयोग बना था 1899 में, इसके थे एंथोनी मैकडॉनल्ड। रेलवे आयोग के अध्यक्ष थे थॉमस रॉबर्टसन। और ये जो विश्वविद्यालय आयोग है इसके अध्यक्ष थे 1902 में बना थॉमस रैले। अगले प्रश्न में बताइए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से शीर्ष सर्वाधिक वृक्ष आवरण वाले 3 राज्यों का चयन करना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही उत्तर का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र, राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश है, ठीक है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। 31 क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना। पहला, सिंधु नदी भारत में हिमालय की नदियों में से सबसे पश्चिमी है। सेकंड है, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में अपनी विनाशकारी बाढ़ के कारण दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। थर्ड है, गंगा नदी पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 32 देखिए, इसमें भी सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदम्य वर्ष अर्थात ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया। और सेकंड है, संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष, 2025 को ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और 2026 को रंग भूमि और चरवाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 33 क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट है, सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर के निकट राकसताल से निकलती, जिसे इसे लॉन्गचन खम्बम के नाम से वहां पर जानते हैं, लॉन्गचन खम्बम। सेकंड है, देश में क्षारीय मृदा का सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो यूपी में पाया जाता है। थर्ड, अपनी समृद्ध खनिज संपदा के कारण जमशेदपुर को भारत का इस्पात शहर या पिट्सबर्ग कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। 34 क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है, उच्च श्रेणी का बॉक्साइट झारखंड के पलामू और लोहरदगा में पाया जाता है। सेकंड है, जवाहरलाल नेहरू और सौर मिशन भारत सरकार द्वारा 11 जनवरी 2010 को शुरू किया गया। थर्ड है, हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध गैसीय उत्पाद के भंडारण से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध पेट्रोलियम उत्पाद से है। अगला प्रश्न देखिए, पहला है, गेहूं भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। सेकंड है, धान के खेतों में पानी के रिसाव को कम करने के लिए पंख भंजन बनाया जाता है, इनको पुडिंग बोलते हैं, ठीक है। और थर्ड है, अरहर दाल के जीनोम को वर्ष 2011 में भारतीय कृषि वैज्ञानिकों द्वारा डिकोड किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकंड और थर्ड करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है, क्योंकि गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। पहली फसल कौन सी हो जाएगी? चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पहला स्टेटमेंट है, पोहार द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारत का एक द्वीप है। सेकंड है, अरावली पर्वत श्रृंखलाएं भारत की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाएं हैं। थर्ड है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन 11 मार्च 2018 को नई दिल्ली में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 37 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में फैली हुई है।
सेकेंड है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला 3 दक्षिण राज्यों में है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। भारत का पहला भूतापी विद्युत संयंत्र 2012 में तेलंगाना में खम्मम में स्थापित किया गया। और फोर्थ है ब्रेंट इंडेक्स, एक प्रकार की सिंचाई विधि है जो आजकल ब्राजील और मैक्सिको में मुख्य रूप से प्रचलित है। इसमें से बताइए कौन से कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मतलब यहाँ पे सिर्फ फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही हैं। जो ब्रेंट इंडेक्स है ना, यह कच्चे तेल की कीमतों से संबंधित है, ना कि सिंचाई विधि है। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात के सूरत जिले में स्थित है। सेकेंड है नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में है। थर्ड है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को सामूहिक रूप से सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। फोर्थ है पलानी पर्वत श्रृंखला दक्षिण राज्यों में तमिलनाडु और कर्नाटक में फैली हुई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा और चौथा गलत है। तो पश्चिमी घाट को सिर्फ सह्याद्री के नाम से जानते हैं, ना कि पूर्वी घाट को। और जो ये पलानी हिल्स हैं, ये दक्षिण राज्य में तमिलनाडु में फैली हुई है, ना कि कर्नाटक में। अगले प्रश्न में अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों को चुनना है। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, तापी और माही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें नर्मदा, तापी और माही आएगी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। गोदावरी और कृष्णा ये अरब सागर में नहीं गिरती, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ साबरमती है, पेरियार है, नर्मदा है, तापी है, माही है, मांडवी, जुआरी है। और बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी हैं? ब्राह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, स्वर्ण रेखा, वैतरणी, कावेरी, ये सारी हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में विचार करें। पहला है पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, ये भारत के कर्नाटक राज्य के धारवाड़ जिले में विस्तृत है। सेकंड है ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में पश्चिमी कामेंग जिले में स्थित है। थर्ड है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। सेकंड थर्ड करेक्ट है, पहला गलत है। पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, है कहाँ पर? केरल राज्य में है, बस गलती यहाँ पर हो गई। केरल राज्य के अनेरकुलम और इडुक्की जिलों में विस्तृत है। 41 क्वेश्चन में इजराइल की सीमा निम्नलिखित में से किसके साथ नहीं लगती? मिस्र, लीबिया, लेबनान या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, लीबिया से नहीं लगती है। ठीक है, इसकी मिस्र, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक तथा गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी क्षेत्रों से लगती है। और इजराइल साइप्रस के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी जेरूसलम है। अब इस प्रश्न में फिर से बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला देखिए, चाबहार बंदरगाह दक्षिण पूर्वी ईरान में ओमान की खाड़ी के पास सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। सेकेंड है चाबहार बंदरगाह ईरान के महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक है। थर्ड है बंदर अब्बास बंदरगाह ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि चाबहार बंदरगाह देश का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है, ना कि बंदर अब्बास बंदरगाह। 43rd क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें स्टेटमेंट सारे देख करके बताने कौन से करेक्ट हैं। पहला, शंघाई सहयोग संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 15 जून 2003 को शंघाई में की गई थी। सेकेंड है शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग चीन में है। थर्ड है उपोष्ण कटिबंधीय अर्ध जलवायु कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाई जाती है। फोर्थ है भारत की मानक मध्याह्न रेखा यूपी के मिर्जापुर से होकर गुजरती है, जिसे पूरे देश के लिए मानक समय माना जाता है। अभी ऑप्शंस आपके सामने देख के बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड इनकरेक्ट है। क्यों गलत है वो भी देखिए। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई, पहली चीज़ तो यही गलत हो गई। ठीक है, थर्ड जो दिया गया ये उष्ण कटिबंधीय अर्ध जलवायु यहाँ की उपोष्ण कटिबंधीय होगा, जो कि कर्क और मकर रेखा के बीच होगी। ठीक है, वो जोन आपको गलत दे दिया गया है, जो कि दिया गया था सब ट्रॉपिकल जोन, ये गलत है, ये हो जाएगा ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। 44th क्वेश्चन में बताइए कौन सा कथन सही है। पहला देखिए, 2016 में माजुली द्वीप को भारत का पहला द्वीप जिला घोषित किया गया था। मृदा अपरदन के कारण वर्तमान में माजुली द्वीप संकट में है। ठीक है, सेकेंड है राज्यों की दृष्टि से गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। थर्ड है राज्यों की दृष्टि से गोवा की तटरेखा सबसे छोटी है। फोर्थ है म्यांमार की सीमा को 1835 को स्थापित असम राइफल्स द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। 45th क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है कर्नाटक के तट को बोलते हैं कनारा तट, केरल के तट को मालाबार, तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल और आंध्र प्रदेश के तट को कोंकण तट। अब इनमें से कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे फोर्थ इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही है, क्योंकि आंध्र प्रदेश का जो तट है उसको बोलते हैं काकीनाडा तट या आंध्रा तट के नाम से जानते हैं। 46 क्वेश्चन देखिए, इसमें सारे स्टेटमेंट देख करके बताना है कौन से कथन सही है। ये विकल्प आपके सामने है। पहला स्टेटमेंट है 1909 के भारत परिषद अधिनियम के अनुसार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना हुई। सेकंड है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 क्लॉज 2 के अंतर्गत संघ की रक्षा सेनाओं पर सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति में निहित है। थर्ड, गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 47 क्वेश्चन में बताना है कौन सा कथन सही है। पहले सारे स्टेटमेंट देखिए। पहला है संविधान के अनुच्छेद 89 में संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। सेकंड, आर्टिकल 123 जिसमें संघ के लिए संसद होगी ऐसा प्रावधान है, जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। फिर आर्टिकल 169 इसके तहत बताया गया विधान परिषद की स्थापना और उन्मूलन का अधिकार क्या है, संसद के पास है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी केवल तीसरा कथन सही है, क्योंकि ये जो संसद के अवकाश के दौरान जो अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति वो आर्टिकल 123 में है, और संघ के लिए संसद का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 79 में है। अगला प्रश्न देखिए। पहला कथन 1 दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग का गठन किया गया। सेकंड, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। थर्ड है अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हर 6 महीने में इसकी मंजूरी अनिवार्य है। अभी आपके सामने है कथन, देख करके बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि ये आर्टिकल 356 में दिया गया है राष्ट्रपति शासन, ना कि आर्टिकल 360 में। अगला प्रश्न देखिए। पहला स्टेटमेंट है संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने की अधिकतम अवधि 60 दिन है, जिसके बाद उसकी सीट रिक्त घोषित की जा सकती है। सेकंड, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। इनमें से कौन से कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन बी केवल पहला सही है, क्योंकि सेकंड में आर्टिकल गलत दिया गया है। आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 21A। अगले प्रश्न में देखिए। पहला कथन है 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा, और जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 2002 का, इससे 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। फिर संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है, क्योंकि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुआ था। 51 क्वेश्चन है, मतलब 51st, माफ कीजिएगा। 50 प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनके मुख्यालय हैं, कौन से करेक्ट दिए गए हैं ये बताना है। पहला है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जो कि ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ये सही दिया गया है। सेकंड है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय बर्लिन जर्मनी में, ये भी करेक्ट है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का जो संघ है इसका मुख्यालय दिया गया है नैरोबी केन्या, ये गलत हो जाएगा, ये जकार्ता इंडोनेशिया में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में, इसलिए यहाँ पर थर्ड और फोर्थ इनकरेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड सही है। 52nd क्वेश्चन में मिलान करना, एक तरफ लोक नृत्य है, संबंधित राज्य हैं, बारडो छम है, चक्यार कुथू है, जाट जाटिन है, जवारा है, इनको मैच करते हैं। बारडो छम है अरुणाचल प्रदेश का, चक्यार कुथू केरल का है, जाट जाटिन बिहार, जवारा हो जाएगा MP। राइट आंसर ऑप्शन डी। 53rd क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर चूज करना है। पहला, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में हुई। NGT का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। NGT के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, और NGT के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष निर्धारित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट सही हैं। अब इस प्रश्न में बताना कौन सा कथन गलत है। पहला, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई चीन में है। सेकंड है 15 जुलाई 2014 को फोर्टालेजा में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। थर्ड है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 21 जुलाई 2015 को परिचालन शुरू किया था। ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, और राइट आंसर भी ऑप्शन डी है।
55th क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना। पहला, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 5 मार्च 2007 को किया गया था और यह एक सांविधिक निकाय है। सेकेंड है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को की गई थी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों करेक्ट है। 56 क्वेश्चन देखते हैं, सही विकल्प चुनना है। पहला कथन देखिए, संविधान सभा का गठन 1946 की कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश के तहत किया गया था। सेकेंड है, संविधान सभा की आधिकारिक तौर पर जो स्थापना है वो 6 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसकी जो पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 को हुई और 11वां सत्र हुआ था 26 नवंबर 1949 को। कौन से कथन सही है, ये विकल्प आपके सामने देख करके बताना है और राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे करेक्ट है। 57 क्वेश्चन है, पहला कथन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। सेकेंड है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की एक सांविधिक या गैर सांविधिक निकाय है। थर्ड है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल है, ठीक है, 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो तब तक होगा। और न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार के पहले अध्यक्ष थे। सही उत्तर चुनेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहला कथन है, संविधान सभा के 5वें सत्र के दौरान देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। सेकंड है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। थर्ड है, राज्य मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 59 क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। सेकेंड, 1946 में भारतीय संविधान के निर्माण के समय BN राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। थर्ड है, 74th अमेंडमेंट हुआ 1992 में जिसके द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, गोलकनाथ बनाम भारतीय स्टेट बैंक मामले में यह घोषित किया गया था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत यदि संशोधन भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को निरस्त करता है तो यह शून्य है। गोलकनाथ बनाम भारतीय स्टेट बैंक मामला निम्नलिखित में से किस वर्ष से संबंधित था? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1967। अगले प्रश्न में बताना है गलत विकल्प कौन सा। पहला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। बी है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो होता है। सी है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फोर्थ है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद 1997 में संसद द्वारा पारित एक संशोधन द्वारा बनाया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि यही इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही हैं। क्योंकि संविधान द्वारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था। ये सार्वजनिक वित्त के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत नियंत्रण परिषद या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। सेकंड है, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। थर्ड है, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने में प्रारूप समिति को कुल 141 दिन लगे थे। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। 63 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ आर्टिकल है, उनसे संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल 87 में क्या दिया गया है बताना है, तो हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 176 में राज्यपाल द्वारा विशेष अभिभाषण है, दोनों याद कर लीजिए। आर्टिकल 51A मौलिक कर्तव्य और भारत के महान्यायवादी आर्टिकल 76। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब 64 को मैच करते हैं, पार्ट्स दिए गए हैं। पार्ट 3 में क्या है, तो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं। पार्ट 4A में मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटी। पार्ट 9 में पंचायतें हैं और पार्ट 9A में नगर पालिकाएं हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। 65 क्वेश्चन देखते हैं, सही विकल्प चुनना है। पहला कथन क्या है, अनुच्छेद 243 के राज्य निर्वाचन आयोग के गठन से संबंधित है। फिर भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। थर्ड है, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत है। फोर्थ है, भारत के राष्ट्रपति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 66 क्वेश्चन देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना DR गॉडगिल मॉडल और चौथी पंचवर्षीय योजना DP धर मॉडल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, केवल पहला सही है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक रही हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में शुरू हुई, 1961 तक महालनोबिस मॉडल पर। चौथी पंचवर्षीय योजना थी DR गॉडगिल मॉडल पर 1969 से 74, और जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है वो रहती 1974 से 79 तक, जो की थी DP धर मॉडल पर आधारित। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है योजना आयोग की स्थापना 1950 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश के आधार पर की गई थी। सेकंड, इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। थर्ड, जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। फोर्थ, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगले प्रश्न में किताबें हैं और उनके लेखक हैं, उनसे मैच करके बताना है कौन सा सही दिया गया है। चलिए एक एक करके देखते हैं। वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ की है, करेक्ट है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये है जॉन मेनार्ड कीन्स की, ये भी सही है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये हो जाएगी अल्फ्रेड मार्शल की, थर्ड इनकरेक्ट है। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, ये है पॉल सैमुअल्सन की। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए, पहला और दूसरा सही है। अब इस प्रश्न में सबको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, एक एक करके देखते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की अधिनियम की स्थापना जो हुई वो 1992 में हुई, ठीक है। इसको बोलते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट। सेकंड है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में। धन शोधन निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यह आया था 2002 में। फिर राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, इसको बोलते हैं फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए, 1 2 3 4। अगला प्रश्न देखिए, पहला है 10वीं पंचवर्षीय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसका लक्ष्य था। सेकंड है 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन था। थर्ड है 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, तीनों करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदू विकास दर शब्द का प्रयोग दिवंगत अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने 1960 और 1980 के दशक के बीच भारत की निम्न आर्थिक विकास दर का वर्णन करने के लिए किस वर्ष किया था? 1979, 1978, 1977 और 1976। राइट आंसर ऑप्शन बी, 1978। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई। सेकंड है पहली पंचवर्षीय योजना ने राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन का सुझाव दिया। थर्ड है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों करेक्ट है। 73rd क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है भारत में राष्ट्रीय आय से संबंधित सभी पहलुओं की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। सेकंड है 29 जून को पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर अवसर पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। थर्ड है वर्ष 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया था और इस समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी। और फोर्थ है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने 1952 से कार्य करना शुरू कर दिया था। इनमें से बताना है कौन से विकल्प सही होंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन है, मतलब पहला दूसरा कथन सही है, तीसरा और चौथा गलत है। ये क्यों गलत है इसको भी देख लीजिए। तो इसमें गलती ये है कि जो 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया था और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1951 में, ना कि 1950 में। और इसके अलावा जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है इसने कार्य करना शुरू किया कब से? 1955 से। अगले प्रश्न में गलत विकल्प ढूंढना है। पहला है वाई के अलग समिति का गठन गरीबी मापने के लिए योजना आयोग द्वारा वर्ष 1978 में किया गया था। बी वर्ष 1989 में योजना आयोग द्वारा भारत में गरीबी के मापन के लिए प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। सी सीमन नारायण अग्रवाल ने वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना प्रस्तुत की थी। डी आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा वर्ष 1934 में एम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखित प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया प्रकाशित पुस्तक में की गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गलत है, क्योंकि इस योजना आयोग द्वारा जो प्रकाशन किया गया वाई के अलग समिति द्वारा गरीबी मापने के लिए वो हुआ था 1979 में, ना कि 1978। अगले प्रश्न में गलत विकल्प चुनना है। पहला है भारत के कुल वनावरण और वृक्षावरण 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है। भारत में कुल वनावरण है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। भारत में कुल वृक्षावरण है, ठीक है, 95,748 वर्ग किलोमीटर और भारत में कुल मैंग्रोव आवरण है 4,996 वर्ग किलोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही हैं, क्योंकि जो भारत में कुल मैंग्रोव आवरण है वो 4,992 किलोमीटर स्क्वायर है।
76 क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2009 से प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाने का निश्चय किया था। सेकंड है मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1977 में एमपी के होशंगाबाद में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों करेक्ट है। 77 क्वेश्चन देखिए, पहला कैडमियम से दूषित पानी के कारण इताई रोग हो सकता है। सेकंड है ट्रांस फैट्स मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का कारण हो सकते हैं। थर्ड है उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों को ज़ीरोफाइट बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में जो पाए जाते हैं पौधे, इनको हाइग्रोफाइट्स बोलते हैं, ना कि ज़ीरोफाइट। और जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं उन्हें ज़ीरोफाइट बोलते हैं। जैसे कि जो हाई ह्यूमिडिटी में पाएंगे वो होंगे हाइग्रोफाइट, जो कि ट्रॉपिकल डिजर्ट एरिया में पाए जाएंगे उन्हें ज़ीरोफाइट्स बोलेंगे। 78 क्वेश्चन देखिए, पहला राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना वर्ष 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा की गई थी। सेकंड है रॉयल बंगाल टाइगर को 18 नवंबर 1971 को भारत का राष्ट्रीय पशु नामित किया गया था। थर्ड है 25 मार्च 2019 से हर वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन है, केवल पहला कथन सही है। जो रॉयल बंगाल टाइगर है ये मनाया जाता है 18 नवंबर 1972 को। और 25 मार्च 2022 से हर वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया था। अगले प्रश्न में गलत विकल्प चुनना। पहला, भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम 2001 से पारित किया था। बी, हरित गृह प्रभाव की खोज 1824 ईस्वी में जोसेफ फॉरियर द्वारा की गई थी। सी, रामसर कन्वेंशन वेटलैंड समझौते पर 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैप्सियन गलत दिया गया है। ये कैस्पियन सागर के तट पर स्थित शहर रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे और इनमें से कोई भी गलत नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में विश्व का पहला बाघ बचाओ सम्मेलन नवंबर 2011 में हुआ था। सेकंड है पारिस्थितिकी पिरामिड का विकास 1927 में चार्ल्स एल्टन द्वारा किया गया था। थर्ड है वंगारी मिथाई ने 2004 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता था और ग्रीन बेल्ट मूवमेंट नेतृत्व किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल पहला गलत है, बाकी सही है। तो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में विश्व का पहला बाघ बचाओ सम्मेलन शुरू हुआ, जो कि 2010 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, 9 डिग्री चैनल, ये बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप को निकोबार से अलग करता है। सेकेंड है 10 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से। थर्ड है ओजोन परत में छिद्र सर्वप्रथम जो फॉरमैन द्वारा 1973 में अंटार्कटिका में देखा गया था। फोर्थ है चाय पटसन और चावल की फसलों के लिए काल बैसाखी बहुत ही लाभकारी होती है। इसका राइट आंसर बताइए। हो जाएगा ऑप्शन सी। थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, पहला और दूसरा गलत है। क्यों गलत है वो भी देखिए। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करेगा और 10 डिग्री चैनल बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान द्वीप है उसको निकोबार से अलग करता है। 82nd क्वेश्चन देखिए, पहला है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 27 अक्टूबर 1986 को हुई थी। सेकंड है सितवे बंदरगाह भूटान के रखाइन राज्य में स्थित है। थर्ड है वर्ष 2010 में आयोजित कैनकुन सम्मेलन में ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना का निर्णय लिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि सितवे बंदरगाह म्यांमार के रखाइन राज्य में स्थित है, ना कि भूटान के। 83rd क्वेश्चन देखिए, गलत विकल्प चुनना। पहला, 1949 में भारत का दूसरा वंडर केन कोड 740 जारी किया गया था। बी है अधिक भोजन उगाओ अभियान की शुरुआत 1949 में हुई। सी है कृषि विस्तार के लिए सामुदायिक विकास परियोजना वर्ष 1952 में शुरू की गई थी। डी, राष्ट्रीय विस्तार सेवा का उद्घाटन वर्ष 1953 में किया गया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गलत है। अधिक भोजन उगाओ अभियान की शुरुआत 1947 में हुई थी, ना कि 1949 में। इनमें से गलत विकल्प चुनना है। पहला, वर्ष 1954 में विश्व की पहली पूर्णतः जंग प्रतिरोधी गेहूं की किस्म NP 809 जारी की गई थी। बी, वर्ष 1958 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। सी, वर्ष 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग तथा भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। और डी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई भी गलत नहीं। 85th क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य है और उनके राज्य है, बताना कौन सा सही दिया गया है। कुचिपुड़ी ये बताया जा रहा आंध्र प्रदेश का है, सही है। कथकली केरल का है, सही है। कथक उत्तर प्रदेश का है, ये भी सही है। मोहिनी अट्टम बताना है, ये तमिलनाडु दिया गया, गलत है, केरल का है। सत्रिया मणिपुर दिया गया है, ये असम का है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड करेक्ट है। अगला प्रश्न
देखिए पहला कथन है बथुकम्मा एक फूलों का त्योहार है जो मुख्य रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। सेकंड है केरल का वसंत त्योहार ओणम है। थर्ड है सिक्किम का वसंत त्योहार रोंगाली बिहू है। थर्ड है लोसार उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। केवल तीसरा गलत है, बाकी सारे सही हैं। असम का जो वसंत त्योहार है वो बिहू है या बोहाग बिहू है। रोंगाली बिहू के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये सिक्किम का नहीं है, कहाँ का है? असम का होगा। अब इस प्रश्न में गलत विकल्प चुनना। पहला, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 4 अप्रैल 2022 को श्रावस्ती जिले के जयचंदपुर कटघरा उच्च प्राथमिक विद्यालय से स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया गया। सेकेंड है, अगस्त 2022 में यूपी मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना का अनुमोदन किया है। 28 सितंबर 2022 को यूपी कैबिनेट ने सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यमों की स्थापना में मदद के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दी थी। और ऑप्शन डी में से कोई भी गलत नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 88 क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है 8 सितंबर 2022 को यूपी मंत्रिमंडल ने जैव ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना में मदद के लिए उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022 को मंजूरी दी थी। सेकंड है, यूपी औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 की अधिसूचना 3 नवंबर 2022 को जारी की गई और यह नीति अगले 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। थर्ड है, यूपी महिला सामर्थ्य योजना 22 फरवरी 2021 को शुरू की गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगले प्रश्न में गलत विकल्प चुनना है। पहला, संपन्न योजना 29 दिसंबर 2018 को शुरू हुई। सेकंड है, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 21 मार्च 2019। सी, समर्थ योजना 20 दिसंबर 2017। और डी, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का पुनर्गठन हुआ 10 नवंबर 2017। देखिए, योजनाओं से काफ़ी प्रश्न बनते हैं, उनकी डेट आपको याद रखनी होती है। तो आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण जो योजना है वो 2018 में शुरू हुई, 21 मार्च 2018। बाकी सारे करेक्टली मैच्ड हैं। अगले प्रश्न में बताना है निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी योजना है जो 1 मई 2016 को यूपी राज्य के बलिया जिले से शुरू की गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये 1 जुलाई 2015 को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 को। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये शुरू हुई 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से। अगला प्रश्न है यूपी बजट 2024-25 के संबंध में सही विकल्प चुने। पहला, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के तहत 22 लाख से ज्यादा एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सेकंड है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 1.80 लाख रोजगार स्वीकृत किए गए हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों करेक्ट है। 92nd है, यूपी बजट 2024-25 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विभाग के लिए सर्वाधिक आवंटन किया गया है? भारी और मध्यम उद्योग, शहरी विकास, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। राइट आंसर ऑप्शन सी, लोक निर्माण विभाग के लिए। भारी और मध्यम उद्योग के लिए 21,054 करोड़ रुपए, नगरीय विकास के लिए या शहरी विकास के लिए 25,698 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए 27,086 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है बजट 2024-25 के अनुसार बताना कौन सा कथन सही होगा। पहला, विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर जो है 40% से घटकर 35% कर दी गई है। सेकंड है, वित्तीय परिसंपत्तियों पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को संशोधित किया गया है, 20% कम किया गया है। थर्ड है, वित्तीय परिसंपत्तियों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। फोर्थ है, डेरिवेटिव्स पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाकर 0.02% कर दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सारे करेक्ट है। 94th क्वेश्चन, पहला कथन है केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार के विष्णुपद और महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर परियोजना की घोषणा की गई है। सेकंड है, केंद्र सरकार ने हाल ही में बिहार के विशेष दर्जे के अनुरोध को खारिज कर दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों करेक्ट है। 95th क्वेश्चन है एमएसएमई की नई परिभाषा के संबंध में सही विकल्प चुनना है। पहला, एक सूक्ष्म उद्यम जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक ना हो। एक लघु उद्यम जिसको बोल रहे हैं स्मॉल एंटरप्राइज, इसमें क्या है, मशीनरी और संयंत्र या फिर उपकरण में निवेश 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, टर्नओवर कितना होना चाहिए, 50 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। फिर जो मीडियम एंटरप्राइज है इसमें देखिए क्या होगा, संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश कितना होना चाहिए, 50 करोड़ से अधिक ना हो और टर्नओवर 200 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब पहला और दूसरा जो डेफिनेशन है सही है, थर्ड इनकरेक्ट है। तो जो मीडियम है, ठीक है, मीडियम एंटरप्राइज, इसमें क्या होगा, इसमें जो निवेश है वो 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगा, टर्नओवर कितना है 250 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगा।
अगला प्रश्न है, जनगणना शहर बनने के लिए किसी क्षेत्र का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कितना होना चाहिए? 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 400, 450 या फिर 500? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, 10वीं कृषि जनगणना 2015-16 के संबंध में सही विकल्प। पहला है, परिचालन जोत का औसत आकार नागालैंड में सबसे अधिक था। सेकंड है, परिचालन जोत का अगर औसत आकार देखा जाए तो हरियाणा में सबसे कम। देश में भूमि जोत का जो औसत आकार 1.08 हेक्टेयर था। और डी, जोतों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि एमपी में दर्ज की गई थी। इसमें से जो गलत विकल्प है वो हो जाएंगे ए, सी और डी, ये तीनों गलत हैं। मतलब सही कौन सा? ऑप्शन बी सही है। तो याद कर लीजिए, जो परिचालन जोत का औसत आकार है सबसे अधिक था नागालैंड में, ना कि सबसे कम। और हरियाणा में सबसे कम दिया गया तो वो गलत हो जाएगा। सबसे कम कहाँ होगा? केरल में। सबसे अधिक कहाँ है परिचालन जोत? नागालैंड में। सबसे कम कहाँ है? केरल में है। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, 17वीं उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, कुल और प्रतिशत दोनों की दृष्टि से सबसे अधिक वनावरण सोनभद्र जिले में है। सेकंड है, कुल और प्रतिशत दोनों की दृष्टि से सबसे कम वनावरण भदोही जिले में है। सबसे अधिक कमी सहारनपुर में दर्ज की गई वनावरण में, और वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि सोनभद्र में दर्ज की गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा करेक्ट है। वनावरण में सबसे जो अधिक कमी देखी गई है वो सोनभद्र में है, और सबसे अधिक जो वृद्धि देखी गई है वो सहारनपुर में है। अगला प्रश्न है, 20वीं पशुधन गणना 2019 के संदर्भ सही विकल्प बताना है उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में। पहला, मवेशियों की आबादी की दृष्टि से 10वां स्थान है। भेड़ों की आबादी की दृष्टि से दूसरा स्थान है यूपी का। ऊँटों की आबादी में चौथा है और गधों की आबादी में 5वां है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊँटों की आबादी में चौथा स्थान है, ऊँट और खच्चर में। बाकी गलत दिए गए हैं। मवेशियों में दूसरा स्थान है, ठीक है, सेकंड प्लेस। भेड़ों की आबादी में 10वां स्थान है, दूसरा गलत है। मतलब इनको ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। गधों की आबादी में तीसरा स्थान है, थर्ड। सुअरों की आबादी में 6ठा स्थान है, ठीक है। इन सभी को आपको याद रखना है। पिग्स में या फिर डंकी में, कैमल्स और म्यूल्स में, शीप, कैटल, सबका याद रखना होता है। अगले प्रश्न में सही विकल्प चुनना है। पहला है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान अर्थात नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। सेंट्रल एनिमल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी और भारतीय पशु चिकित्सा या अर्थात इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सही है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली इज्जत नगर में है। केंद्रीय पशु अनुसंधान संस्थान ये वाराणसी में नहीं, मेरठ में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, ना कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ है? ये लखनऊ में है। भारतीय शर्करा अनुसंधान संस्थान ये हो जाएगा कानपुर में। करेक्ट कौन सा? ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुने। पहला है, थर्मस में प्रयुक्त कांच या स्टील पर चांदी की परत चढ़ाकर पेय पदार्थ को गर्म रखा जाता है। सेकंड है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव कम होता जाता है। और थर्ड है, हवा का दबाव कम होने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। फोर्थ है, जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसी सामग्रियां हैं जिनका उपयोग ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में किया जाता है। इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है। क्योंकि हवा का दबाव अगर कम होगा तो पानी का क्वथनांक भी कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला विकल्प है, पहला कथन है, विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को अमीटर से मापा जाता है। सेकंड है, नॉट जहाज की गति मापने की एक इकाई है। नेविगेशन में उपयोग की जाने वाली दूरी को समुद्री मील में मापा जाता है। थर्ड है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और ल्यूमर पैमाने का मान ऋणात्मक होता है, जबकि केल्विन पैमाने का मान ऋणात्मक नहीं होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुने। पहला है, टैकोमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरियों, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई और दिशाओं के तेजी से माप के लिए डिजाइन किया गया है। सेकंड है, क्रोनोमीटर एक उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायु दबाव आदि में परिवर्तन के बावजूद पूर्ण सटीकता के साथ समय मापता है। थर्ड है, कपड़े साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन सभी अभिकेंद्री बल अर्थात सेंट्रीपिटल फोर्स पर कार्य करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल पहला और दूसरा कथन सही है, ठीक है। तीसरा गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो वॉशिंग मशीन होती है कपड़े धुलने वाली, या फिर जो मिल्क एक्सट्रैक्ट करते हैं आप, बटर,
जो निकालते हैं ना मिल्क से, मशीन होती है, इसमें अपकेंद्री बल लगता है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ना कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में सही विकल्प चुनना है। पहले सारे कथन देखिए। पहला, संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होती है और यह उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल कार्य करता है। सेकंड, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। थर्ड, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 है, इसलिए चंद्रमा पर किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर उसके वजन का 1/6 होता है। इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुने। पहला, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित हैं। सेकंड है, बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट साफ मौसम का संकेत देती है। थर्ड है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को आंशिक रूप से या पूरी तरह से किसी तरल पदार्थ में डुबोया जाता है तो डुबोने पर वस्तु का वजन कम होता हुआ प्रतीत होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगले प्रश्न में सही विकल्प चुनना है। पहला कथन देखिए, कभी कभी अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड है, जब यह इंसान की आंखों के संपर्क में आता है तो जलन पैदा करता है और आंसू बहने लगते हैं। थर्ड है, अल्फा क्लोरोएसिटोफेनॉन, एक्रोलीन आदि कुछ प्रमुख आंसू गैसें हैं। फॉर्मेलिन का उपयोग आंसू गैस में भी किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड इनकरेक्ट है। क्यों गलत है? क्योंकि अल्फा क्लोरोएसिटोफेनॉन और इसके साथ एक्रोलिन आदि कुछ प्रमुख आंसू गैस हैं, लेकिन ये जो फॉर्मेलिन है ये गलत है। अमोनिया का उपयोग करते हैं आंसू गैस में। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, ग्रेफाइट भूरे काले रंग का एक चिकना चमकदार अकार्बनिक पदार्थ है। सेकंड है, ग्रेफाइट पाउडर का उपयोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में करते हैं। थर्ड है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी हैलोजन समूह के तत्व हैं। फोर्थ है, क्लोरीन, फ्लोरीन हैलोजन समूह की गैसें, जबकि ब्रोमीन तरल और आयोडीन ठोस है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यहाँ पर सेकंड, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है, पहला इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो ग्रेफाइट होता है ये कार्बनिक पदार्थ है, ना कि अकार्बनिक। अगले प्रश्न में फिर से सही विकल्प चुनना है। पहला है, जेनॉन गैस जो हवा से भारी होती स्ट्रेंजर गैस कहलाती है। सेकंड, अक्रिय गैस को नोबल गैस या दुर्लभ गैस भी कहते हैं। थर्ड है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन सारी अक्रिय गैस हैं, इनर्ट गैसेस हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनिए। पहला कथन है, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का एक बहुलक है जो रबर के पेड़ से लेटेक्स के रूप में प्राप्त होता है। सेकंड है, कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रबर को सिंथेटिक रबर कहा जाता है। पॉलीस्टाइरीन, ज्यूप्रीन रबर, नियोप्रीन रबर, थायोकॉल रबर इत्यादि संश्लिष्ट रबर के उदाहरण है, ठीक है, सिंथेटिक रबर जिसे बोलते हैं। थर्ड है, पॉलीथाइलिन, टेफ्लॉन और डेक्रॉन पॉलीमर के उदाहरण है। पॉलीथीन, पॉलीथीन का एक बहुलक होता है। बताना है कौन सा सही है कथन। राइट आंसर ऑप्शन सी, यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक समस्थानिक ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ड्यूटेरियम ऑक्साइड बनाता है जिसे भारी जल कहा जाता है। सेकंड है, पानी की स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है। थर्ड है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल में अम्लीय और क्षारीय पदार्थ घुले हुए होते हैं जिसके कारण जल अशुद्ध हो जाता है। फोर्थ है, क्लोरीन का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगले प्रश्न में सही विकल्प चुनना है। पहला देखिए, परावटु ग्रंथि, इंग्लिश में देख लीजिए, आपको सही से समझ में आएगा। पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है वो लोकेटेड होती है, ठीक है, थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे, पैराथायरॉयड वाली। फिर सेकंड है, पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड के द्वारा जिसे कॉलिप्स हार्मोन भी कहते हैं। थर्ड है, पैराथॉर्मोन, ये जो हार्मोन है ये पैराथायरॉयड ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है। और कैल्सिटोनिन हार्मोन रक्त में कैल्शियम आयन की आदर्श मात्रा को बनाए रखने में सहायक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो डिस्कवरी है वो की आर पोर्टर ने 1945 में। राइबोसोम की डिस्कवरी की डी ड्यूए ने 1955 में। गोल्जी बॉडी की साइंटिस्ट थे कैमिलियो गोल्जी, इन्होंने की एनिमल सेल में 1898 में। और सेंट्रोसोम डिस्कवर्ड किया था एडवर्ड वॉन बेनेडन ने 1883 एडी में। और इसका जो नाम दिया था वो टी बवेरी ने दिया था 1888 में। इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी,
केवल सेकंड स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे सही हैं, क्योंकि लाइसोसोम की खोज की थी डी डुवे ने 1955 में, ना कि राइबोसोम की। अगले प्रश्न में सही विकल्प चुनिए। पहला, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस कहते हैं सेल का, और लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला, इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पैंक्रियास से सिक्रीट होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो कि बीटा सेल्स होती हैं। सेकंड, इंसुलिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो डायबिटीज़ हो जाती है, ठीक है, और इसकी अधिकता होगी तो ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगेगी। इंसुलिन हार्मोन में क्या करता है, रेगुलेट करता है। इंसुलिन जो हार्मोन है वो शुगर को रेगुलेट करता है ब्लड में। कौन से विकल्प हैं जो सही दिए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखिए, पहला, गैस्ट्रिन एक तरह का हार्मोन है जो कि अमाशय की कोशिकाओं और ग्रहणी द्वारा मुक्त होती है। सेकंड, एमाइलेज एक एंजाइम है जो कि लाल ग्रंथि और अग्नाशय से स्रावित होता है। सेकंड, थर्ड स्टेटमेंट है, न्यूट्रास्यूटिकल ये एक प्रोडक्ट होता है जो कि नियमित पोषण मूल्यों के साथ साथ औषधि लाभ प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। और फोर्थ है, मानव गुर्दे की पथरी में पाए जाने वाला एक मुख्य रासायनिक यौगिक होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। बताइए कौन से विकल्प सही हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, सारे करेक्ट हैं। अगले प्रश्न में 116वां प्रश्न है, सही विकल्प चुनना। पहला, मानव हृदय का प्रथम शल्य प्रत्यारोपण, ठीक है, सर्जिकल ट्रांसप्लांट है, वो किया गया था बर्नार्ड द्वारा। सेकंड है, दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी लुइस ब्राउन, जिसका जन्म हुआ था 1978 में 25 जुलाई को। थर्ड है, रक्त के थक्के जमने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने के लिए जो शामिल एंजाइम होता है उसको थ्रोम्बिन कहते हैं। सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला है, यूपी पुलिस ने अपराध की रोकथाम की, इसमें क्रांति लाने के लिए हाल ही में त्रिनेत्र ऐप 2.0 का अनावरण किया है। सेकंड है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में अमेठी जिले के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदला है और यूपी सरकार के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। सेकंड है, यूपी कैबिनेट ने हाल ही में अपनी 5 वर्षीय हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दे दी है। ऑप्शन आपके सामने हैं, सही उत्तर का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला कथन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने हाल ही में 1 अप्रैल 2023 से किसानों के निजी ट्यूबवेल के बिजली बिलों को पूरी तरह माफ करने की घोषणा की है। सेकंड है, यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में युवा उद्यमियों को समर्थन देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (M-युवा) नामक एक पहल की शुरुआत की है। थर्ड है, रिलायंस ग्रुप ने हाल ही में यूपी के कानपुर में गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। विकल्प आपके सामने हैं, बताइए कौन सा कथन सही होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मतलब तीसरा इस कथन गलत है, बाकी सारे सही हैं। तीसरे में क्या गलत है, क्योंकि यहाँ पर रिलायंस ग्रुप ने नहीं, अडानी ग्रुप होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। पहला है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कानपुर में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के लिए कानपुर नगर निगम के साथ साझेदारी में कानपुर स्वच्छता अभियान द्वारा एक नई एकीकृत परियोजना का उद्घाटन किया है। सेकंड, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांस्कृतिक विरासत और युवा सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए वाराणसी में संसदीय संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया है। थर्ड, नोएडा प्राधिकरण द्वारा नोएडा स्टेडियम में 3 दिवसीय वार्षिक पुष्प शो का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन प्राधिकरण के सीईओ हैं डॉक्टर लोकेश एम ने किया है। इसका सही उत्तर बताइए कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला गलत है, क्योंकि यहाँ पर लोकेशन गलत दी गई है, डिस्ट्रिक्ट गलत है, ये हो जाएगा लखनऊ, ना कि कानपुर है। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में यूपी में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन और दौरा किया है। सेकंड, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में यूपी के अमरोहा में शिकलकी धाम मंदिर के शिलान्यास समारोह का उद्घाटन किया है। थर्ड है, बुंदेलखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में 13 और 14 फरवरी तक बुंदेलखंड गौरव महोत्सव शुरू किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पर यूपी का संभल होगा, ना कि अमरोहा होगा। अगला प्रश्न है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत शेष 6 श्रेणियों में अनुदान को ₹15,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दिया है। सेकेंड है, एनटीपीसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इसने हाल ही में 14 मेगावाट क्षमता की अयोध्या सौर फोटोवोल्टेइक परियोजना चालू की है। थर्ड है, यूपी की योगी सरकार ने हाल ही में बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ एक
MOU हस्ताक्षर किया है। और फोर्थ है यूपी सरकार ने हाल ही में प्रयागराज में आगामी महाकुंभ 2025 को बढ़ावा देने के लिए एक सोशल मीडिया कॉन्क्लेव आयोजित करने की घोषणा की है। देख लीजिए कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट दिए गए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मतलब सेकंड, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, पहला गलत है। पहला कथन गलत है। तो यहाँ पर 6 श्रेणियों में पहला तो 15,000 से बढ़ाया गया और कितना कर दिया गया अनुदान, 25,000, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में अधिकारियों को राज्य की सेमीकंडक्टर नीति तैयार करने का आदेश दिया है। सेकंड है, योगी आदित्यनाथ के अनुसार यूपी में 21 हवाई अड्डों वाला भारत का यह पहला राज्य बनने को तैयार है। थर्ड, हाल ही में यूपी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ईवी उपयोग पोर्टल का विस्तार किया है। विकल्प देख करके सही उत्तर चुने, हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं। 123वां प्रश्न अब आगे का देखिए। पहला कथन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024-25 में जो बजट है इसमें निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को देय राशि 500 रुपये से प्रतिमाह बढ़ाया है और 1,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। सेकंड है, यूपी सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में गौतम बुद्ध नगर में बनने वाले नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए 1150 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, यूपी हिंदी संस्थान की स्थापना 30 दिसंबर 1976 को लखनऊ में हुई। सेकंड है, यूपी में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अक्टूबर 1950 में आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। थर्ड है, यूपी राजभाषा अधिनियम 1951 द्वारा वर्ष 1990 में उर्दू को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। सही कथन चुनना है। तो इसमें देखिए पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी अपनाई गई थी 1947 को और उर्दू अपनाई गई थी 1989 में। तो कथन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। अगले प्रश्न में सही विकल्प चुनना। पहला, यूपी में सर्वाधिक अवनालिका पर्दन वाला जिला इटावा है। सेकंड है, यूपी राज्य में विकलांगों के लिए पहला विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थापित किया गया था। थर्ड है, यूपी राज्य में आंवला का जो सर्वाधिक उत्पादन है प्रतापगढ़ जिले में होता है। और फोर्थ है, सोनभद्र वह जिला जिसकी सीमा यूपी के राज्य के अधिकांश जिलों से लगती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल चौथा कथन गलत है, बाकी सारे सही दिए गए हैं। ठीक है, तो चौथे में क्या गलत है? सोनभद्र इसमें दिया गया है, जबकि बदायूं वो जिला है जिसकी सीमा यूपी में राज्य के सबसे अधिक जिलों से लगती है, जबकि सोनभद्र की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है। अगले प्रश्न में बताना यूपी के प्रमुख मंदिर और शहरों से संबंधित विकल्प। पहला है, गोला गोकर्णनाथ खीरी में है, सही दिया गया है। राजा सुहेल देव मंदिर बहराइच में है, भी करेक्ट है। चंद्रिका देवी मंदिर लखनऊ में है। अर्गा पार्वती मंदिर बस्ती में है, ये गलत है, गोंडा में स्थित है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न में सही विकल्प चुनना है। पहला, यूपी में आलू अनुसंधान केंद्र बरेली में है। भारतीय घास और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में, वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में और उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर में स्थित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी को करेक्ट कर लेते हैं। सेकंड, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है। पहला गलत है, क्योंकि यूपी में आलू अनुसंधान केंद्र जो है वो मेरठ में, बरेली में नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला है, सरफुद्दौला हाल ही में आईसीसी एलीट पैनल ऑफ अंपायर में नियुक्त होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर बन गए हैं। सेकंड, स्टार स्टेट के प्रबंध निदेशक विजय जैन को हाल ही में नई दिल्ली में द टाइम्स ग्रुप द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। थर्ड है, व्यवहारिक अर्थशास्त्र के अग्रणी नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल कन्नेमैन का हाल ही में 2024 में निधन हो गया है। यहाँ पर सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं और उसी के अनुसार हम लोग ऑप्शन चूज करेंगे और वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न में सही विकल्प चुनना। पहला, भारत मेडागास्कर तंजानिया द्विपक्षीय अभ्यास दूसरा संस्करण हुआ है। IMT ट्रिलेट 24 हाल ही में नाकाला मेडागास्कर में संपन्न हुआ है। सेकंड है, इस अभ्यास का उद्देश्य भारत, मेडागास्कर और तंजानिया की नौ सेनाओं के बीच समुद्री सहयोग और अंतर संचालनीयता को मजबूत करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भारत और मेडागास्कर नहीं है, मोजाम्बिक होगा, दोनों जगह मोजाम्बिक होगा, इसलिए गलत हो जाएगा। और ये कहाँ आयोजित हुआ? तो नाकाला मोजाम्बिक में हुआ है।
अगले प्रश्न में सही विकल्प चुनना है। पहला, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 में अपने सकल व्यापारिक मूल्य को दोगुना करके रुपए 4 लाख करोड़ करके उल्लेखनीय वृद्धि प्रदर्शित की है। सेकंड है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने वाले पवन दावुलुरी को हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और सरफेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। थर्ड है, सीईएटी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्नब बनर्जी को हाल ही में ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसका करेक्ट आंसर है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 131 क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना। पहला, रैबिट इंक नामक कंपनी ने हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल द्वारा समर्थित एक प्लेटफॉर्म विकसित किया है। सेकंड है, कर्नाटक सरकार ने हाल ही में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में अपनी तरह की दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा की है। थर्ड है, बुर्किना फासो, माली और नाइजर के सैन्य शासन हाल ही में वेस्ट अफ्रीकन ब्लॉक इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट से अपनी तत्काल वापसी की घोषणा की है। ऑप्शंस आपके सामने है, देख करके बताना है कौन से कथन सही हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है, तो उड़ीसा सरकार ने हाल ही में मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा की है, ना कि कर्नाटक ने। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला, 31 जनवरी 2024 को भारत में 5 नवीन रामसर स्थलों की घोषणा की गई है। सेकंड है, मध्य अफ्रीकी देश कैमरून ने हाल ही में नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया है, जो जैविक विविधता पर कन्वेंशन में उल्लिखित पहुंच और लाभ साझाकरण दायित्वों को लागू करने वाला एक वैश्विक समझौता है। थर्ड है, उड़ीसा राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अपने आने वाले परिवारों के लिए आजीविका के लिए 1,000 रुपये की एकमुश्त नगद सहायता की घोषणा की है। ऑप्शन आपके सामने हैं और राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 133 क्वेश्चन में सही विकल्प चुनना है। पहला, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में नई दिल्ली में सिक्योरिटीज प्रिंटिंग एंड करेंसी मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 19वें स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता की है। सेकेंड है, केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में टोंस ब्रिज स्कूल देहरादून में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया है। और थर्ड है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। इसमें तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है, तंजानिया ने हाल ही में पहली बार आधिकारिक तौर पर अपनी सीमाओं के भीतर एक दुर्लभ खनिज कोल्टन के भंडार की घोषणा की है, खोज की घोषणा की है। सेकंड, भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 15 मार्च 2024 के बाद नए ग्राहक जोड़ने और डिजिटल वॉलेट पर और यूपीआई लेन देन जैसी सेवाओं प्रदान करने से रोका है। थर्ड है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली चयन समिति ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अजय माणिक राव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए पहले एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर तंजानिया नहीं केन्या होगा, ठीक है, तो गलत हो जाए, बाकी दोनों सही हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला, फ्रांस हाल ही में 1 जनवरी 2024 से डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ का देश बन गया है, सही है कथन। हाल ही में भारत ने पेरिस फ्रांस में एफिल टावर में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लॉन्च किया है, ठीक है, ये भी सही दिया गया है। डी है, थर्ड है, डी रविंदर रेड्डी और डॉक्टर मुरलीधरन रेड्डी ने हाल ही में तेलंगाना के सीताम्मा लॉडी में मेसोलिथिक काल के शैल चित्रों की खोज की है, ये भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने हाल ही में बेंगलुरु में भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय अभिलेखागार संग्रहालय की आधारशिला रखी है। यहाँ पर लोकेशन गलत दे दी गई, यहाँ पर बेंगलुरु शहर नहीं होगा, हैदराबाद में आधारशिला रखी गई है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करेक्ट करना है। 136 क्वेश्चन देखिए, पहला, वंदना कटारिया को हाल ही में उत्तराखंड के महिला और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सेकंड है, शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हाल ही में मास्टर कार्ड ग्लोबल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। थर्ड है, सुनील शेट्टी को हाल ही में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 137 क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी के निम्नलिखित में से किन उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। अमरोहा ढोलक, महोबा गौर पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तारकसी, संभल हैंडक्राफ्ट। राइट आंसर ऑप्शन डी, इन सभी को जीआई टैग दिया गया।
अगले प्रश्न में सही विकल्प चुनना। पहला है चक्रवात जैस्पर ने 13 दिसंबर 2023 को उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में दस्तक दी है। सेकंड है चक्रवात मिचुंग ने हाल ही में 5 दिसंबर 2023 को आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया है। थर्ड है उष्णकटिबंधीय चक्रवात हामून ने 25 अक्टूबर की रात को उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी तट पर दस्तक दी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, महिलाओं के लिए वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और नवाचार स्वाति पोर्टल हाल ही में नई दिल्ली में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च द्वारा विकसित किया गया है। सेकंड है नीति आयोग द्वारा हाल ही में राज्य और जिला स्तरीय डेटा तक सार्वभौमिक पहुंच की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से कृषि वानिकी पोर्टल के साथ बंजर भूमि का हरित और पुनर्स्थापन लॉन्च किया गया है। थर्ड है कोयला मंत्रालय ने हाल ही में कोयला खदान भविष्य निधि संगठन का एक वेब पोर्टल सी केयर्स लॉन्च किया है। इसमें तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, मिस्र और चीन ने हाल ही में चीन के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन पर एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला कथन है। दूसरा है, मिस्र चीन के अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन परियोजना में शामिल होने वाला पहला अरब देश बन गया है। थर्ड है, भारत के वैज्ञानिकों के साथ बांग्लादेश के एक वैज्ञानिक और मॉरिशस के 2 वैज्ञानिक 43वें अंटार्कटिक अभियान में शामिल हुए हैं। फोर्थ है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार 16 साल की बातचीत के बाद स्विट्जरलैंड और भारत ने जनवरी 2024 में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सारे कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न में भी सही विकल्प चुनना है। पहला, भारतीय सेना ने हाल ही में जम्मू कश्मीर आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया है। सेकंड है, भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना ने हाल ही में अभ्यास अयुत्या नौसैनिक अभ्यास का उद्घाटन किया है। थर्ड है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में छत्रपति शिवाजी की राजमुद्रा से प्रेरणा लेते हुए एपोलेट्स अधिकारियों के कंधे के बैज के नए डिजाइन का अनावरण किया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है, पहला कथन है पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध न्यायविद प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा का जनवरी 2024 में निधन हो गया है। अगला है, विवादास्पद रूप से नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले अमेरिकी राजनयिक हेनरी किसिंजर का हाल ही में निधन हुआ दिसंबर 2023 में। थर्ड है, नासा अपोलो 16 के अंतरिक्ष यात्री थॉमस केनेथ मैटिंगली 2 का नवंबर 2023 में निधन हो गया है। इनका नाम है केनेथ मैटिंगली सेकंड। ठीक है। फोर्थ है, भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास का मार्च 2024 में निधन हो गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 143 क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना है। पहला कथन देखिए, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने हाल ही में प्रेरणा अनुभव पर आधारित एक शिक्षा कार्यक्रम लॉन्च किया है। करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में नवीनतम एआई प्रौद्योगिकियों और उपकरणों में 1 लाख भारतीय डेवलपर्स को कुशल बनाने के उद्देश्य से भारत में एआई ओडिसी पहल शुरू की है। ये भी करेक्ट है। थर्ड है, कर्नाटक औषधि नियंत्रण विभाग ने हाल ही में राज्य में एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत नामक एक परीक्षण शुरू किया है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन अमृत नामक जो परीक्षण शुरू किया गया वो केरल के औषधि नियंत्रण विभाग के द्वारा किया गया है। इसलिए यहाँ पर जो आप करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्स्ट और सेकेंड करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हाल ही में केरल में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग से स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग मानव रहित हवाई वाहन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। सेकेंड है, अमेरिका ने हाल ही में फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से वोल्कन सेंटर रॉकेट द्वारा दुनिया के पहले निजी चंद्रमा मिशन के हिस्से के रूप में पेरेग्रीन फर्स्ट लैंडर को चंद्रमा पर लॉन्च किया है। थर्ड है, एस्क्रोपे को हाल ही में भारत के पहले डिजिटल एस्क्रो प्राधिकरण के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से मंजूरी मिली है। कौन से कथन सही हैं? देखिए, इसमें से पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दोनों सही हैं। ये जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हाल ही में जो ये किया है सफलतापूर्वक परीक्षण, वो केरल में नहीं किया है, वो कर्नाटक में किया है। ठीक है, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, इस अनुसार अगर देखेंगे तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। 145 क्वेश्चन है, पहला कथन है अभय ने हाल ही में पहले मगही उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। सेकंड है, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 नामक एक कॉफी टेबल बुक जारी की है। थर्ड है, प्रोफेसर SD मुनि द्वारा लिखित डबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक का हाल ही में अनावरण किया गया है। तीनों कथन सही है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 146 क्वेश्चन देखिए, थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में
भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में सही विकल्प चुनना है। तो शीर्ष स्थान है बर्निहाट मेघालय का, सही है। दूसरा स्थान है बेगूसराय बिहार, ये भी करेक्ट है। तीसरा ग्रेटर नोएडा यूपी, सही है। और सबसे कम जो प्रदूषित शहर है वो असम का सिलचर है, करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, छठा विश्व ब्रेल दिवस हाल ही में 6 जनवरी 2024 को समावेश और वितरण के माध्यम से सशक्तिकरण विषय के साथ मनाया गया है। सेकंड है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस हाल ही में 5 जनवरी 2024 को राइट टू फाइट थीम के साथ मनाया गया है। थर्ड है, राष्ट्रीय युवा दिवस हाल ही में 12 जनवरी 2024 को अराइज अवेक एंड रियलाइज द पावर यू होल्ड थीम से मनाया गया है। फिर से देख लीजिए एक बार थीम, अराइज अवेक एंड रियलाइज द पावर यू होल्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला गलत है, क्योंकि विश्व ब्रेल दिवस कब होता है? 4 जनवरी को होता है, इसलिए 6 जनवरी गलत है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला, हाल ही में लेखक और गीतकार जावेद अख्तर को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, सही है। सेकंड, हाल ही में यूपी के बरेली की हिंदी लेखिका हैं पुष्पा भारती, इनके संस्मरण यादें मतलब यादें और यादों के लिए 33वां व्यास सम्मान 2023 प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बरेली की नहीं है, ये मुरादाबाद की है। थर्ड है, बेंगलुरु के कैंपगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को हाल ही में प्रतिष्ठित विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में संयुक्त रूप से एयरपोर्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये करेक्ट है। तो राइट आंसर है 1 और 3, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है, भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना हाल ही में 43 साल की उम्र में मैथ्यू एबडेन के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पुरुष युगल में विश्व नंबर 1 बनने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। सेकंड है, 22 वर्षीय भारतीय शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू ने हाल ही में स्पेन के 4th एल लोब्रेगेट ओपन में ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया है। और थर्ड है, उत्तराखंड की वंदना कटारिया हैं, इनको हाल ही में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी रांची 2023 में जापान के खिलाफ भारत के मैच में 300 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली ये पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है, मनोरमा ऑनलाइन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं मरियम मेमन मैथ्यू, इनको डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पहला कथन है, ये सही हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, सदानंद वसंत दाते का हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ये भी सही है। थर्ड है, राजीव कुमार, इनको हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, गलत हो जाएगा। फोर्थ है, पीयूष आनंद को हाल ही में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया, ये भी गलत है। तो राजीव कुमार को बनाया गया है पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का महानिदेशक, और पीयूष आनंद को बनाया गया राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड, बाकी थर्ड और फोर्थ इनकरेक्ट है। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए इस सेट के। ऐसे ही सेट रोज आपके लिए आ रहे हैं। मॉक टेस्ट बीच में आपकी जो सीरीज चल रही थी उसको भी कंटिन्यू किया गया, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे से इनको सॉल्व कर रहे हैं, और मैं चाहूँगी आप इसी तरह अपने सुझाव कमेंट के जरिए से मुझे मोटिवेट करते रहें। ऐसे क्वेश्चंस मैं लेकर के आती रहूँ। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर भी कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट सेट के साथ अगली क्लास। अगर आप पेड कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। धन्यवाद।